हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम जेईई एडवांस 2025 का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं, जिससे हमें बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और हम जब जेईई एडवांस देंगे तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हमें आज के इस सेशन से क्लियर होगा। आइए बच्चों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर जेईई एस्पिरेंट के लिए जिसका सपना है आईआईटी में जाना। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने अभी तक AYJR में रजिस्टर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से अभी AYJR में रजिस्टर करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दिस इज कंट्रीज बिगेस्ट ओपन फ्री मॉक टेस्ट। हर बच्चा इसमें रजिस्टर कर सकता है। तो अभी जाइए, मोस्ट रेलिवेंट जेईई एडवांस का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, रियल एडवांस फील लेने के लिए इस पे जाइए, रजिस्टर करिए। द एग्जाम इज ऑन 12th में। पेपर 1 9 से 12, पेपर 2 2:30 से 5:30 होगा। नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जल्दी से जाके अभी इस पे रजिस्टर करो। लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। बच्चों देखो, सबसे पहले 2025 में कितने सवाल आए थे, आ जाओ देखते हैं। पेपर 1 में 16 सवाल थे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट, मार्किंग स्कीम +3 -1। फिर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जहां पे एक से ज्यादा आपको ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, +4 -2 पार्शियल मार्किंग के साथ। न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर मैचिंग लिस्ट टाइप, मैच द कॉलम। टोटल मार्क्स था ईच सब्जेक्ट के लिए 60। पेपर 2 पे जब हम आते हैं तो 16 सवाल फिर से थे। सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल ज्यादा थे, मैच द कॉलम नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में कितने बच्चों ने स्कोरिंग हासिल की वो समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 1 पेपर 1 पे आते हैं हम, तो देखिए इसमें 16.69% बच्चे ही यहाँ पे स्कोर कर पाए थे। क्वेश्चन 2 16.14, क्वेश्चन 3 17, क्वेश्चन 4 34.96। द एवरेज ऑफ सिंगल करेक्ट इज 21.36%। सिर्फ 21.36% बच्चे ही ऑन एन एवरेज सिंगल करेक्ट में स्कोर हासिल कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आते हैं मोर देन वन करेक्ट में, तो ये देखो बच्चों, हमने क्यूमुलेटिव डेटा आपको दिखाया है। अगर किसी बच्चे ने 1 नंबर लाया या 2 या फुल स्कोर किए, वो सब बच्चे इसमें काउंट हैं। फुल मार्क्स और पार्शियल मार्क्स अगर मिला दिए जाएं तो जो बच्चे इस क्वेश्चंस में एटलीस्ट 1 नंबर स्कोर कर पाए, उनका डेटा था 5th क्वेश्चन में 29%, 6th में 10%, 7th में 14.56। The average comes out to be 18%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चंस। यहाँ का जो एवरेज परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 15%, 15.52। फिर देखिए यहाँ पे आपको सडन जंप मिलेगा। मैच द कॉलम विथ ऑप्शंस वाले सवाल जो आए थे, उसमें अचानक से यहाँ पे 54% हो गया। 54, 52, 34 और देखिए आप एवरेज इज 47। क्या कारण था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को मार्क्स मिले? आओ समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14 जेईई एडवांस पेपर 1 का। क्वेश्चन नंबर 14 ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड। क्या कह रहा है सवाल? यहाँ पे आपको डायपोल्स दिए थे, एक्स पॉइंट पे, उनके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। और देखिए ये ऑप्शन देने से यहाँ पे आपका ये पैटर्न इजी हो चुका है। ऑप्शन जब आ जाते हैं तो एक कोई भी सॉल्व हो गया तो उससे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, एक और कोई सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर यहाँ पे काफी बार बच्चों को आ जाता है जस्ट एलिमिनेट करते हुए। देखिए समझते कैसे। सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो इसके लिए हम पता है कि ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी। एम आई राइट? दूसरे पे आ जाएं तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखो याद करा दूं, एक्सियल पे सेम डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, एक्सिस पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल से अपोजिट होती है। यहाँ पे इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इस डायपोल के लिए भी ये इक्वेटोरियल पॉइंट था
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल से अपोजिट, यानी ये आंसर होगा माइनस जे कैप में। देखिए माइनस जे कैप का एक ही ऑप्शन है, तो P के लिए हो गया 2, यानी C और D में से ही आंसर आना है। A और B हो गए रिजेक्ट। आगे देखते हैं, Q के लिए 1 है दोनों में, तो Q सॉल्व नहीं करना था। R देखिए अगर सॉल्व हो जाए, S भी सेम है तो S भी नहीं करना था, R सॉल्व हो गया तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं 4 और 3 पॉसिबिलिटीज है, 4 और 3 पॉसिबिलिटीज है। यहां पे देखिए डायरेक्शन माइनस आई कैप minus j cap. So this direction comes out to be minus I plus j. This direction is 2I minus j. अब ध्यान से देखो हमारा ऑप्शन R कैसा है। अगर डायपोल मोमेंट फर्स्ट की बात की जाए तो इसके लिए x इक्विटोरियल है, इसके कारण माइनस जे कैप में फील्ड होगी, और डायपोल सेकंड के लिए बात की जाए तो इसके लिए 0.1 एक्सियल है, तो इस तरफ फील्ड होगी। यानी आपका एक प्लस आई और एक माइनस जे में होना चाहिए, तो ये गलत हो चुका है। आपका यही मैच होगा, सिर्फ डायरेक्शन देख के आपका मैच हो गया 4th, तो आर का 4 ऑप्शन सी। ठीक इसी तरीके से काफी बच्चों ने किया होगा और उनको इतने सारे बच्चों को ऑप्शन देख के ये पता पड़ गया कि सही आंसर क्या होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हमें पता पड़ा कि दीज वर द पैटर्न के अकॉर्डिंग इजीएस्ट पैटर्न के ये सवाल थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इनको हटा देता हूं तो यहां पे किसी भी सवाल में 50% स्कोर एक में भी नहीं है। एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि बच्चे आधे, एटलीस्ट आधे बच्चे उस पे नंबर ला पाए, एक भी सवाल ऐसा नहीं था। हम जानते हैं कि जेईई एडवांस एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, लेकिन क्या ये इतना लो स्कोरिंग है? ये एक ध्यान रखने वाली बात है, और ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा इफ यू पेरेंट्स डज नॉट अंडरस्टैंड कि आपका लो स्कोरिंग कैसे हो जाता है पेपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से एक और चीज हमें यहां पे समझ में आती है कि यहां पे हमें किस ऑर्डर में सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी यहां से क्लियर होता है। अगर इस पैटर्न में देखा जाए और यही पैटर्न रिपीट हो तो सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे हम मैच द कॉलम विथ ऑप्शंस वाले सवाल, क्योंकि यहां पे परसेंटेज ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्कोर लाने की। समझ में आए? हम ये नहीं करेंगे कि फर्स्ट वाले से ही करना चालू कर देंगे और आखिरी तक आते आते पता पड़ा कि टाइम बीत गया और कठिन सवालों में इतना टाइम हो गया कि इजी सवाल हम कर नहीं पाए। तो इजीएस्ट पैटर्न को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट में सिंगल करेक्ट, फिर पार्शियल मार्किंग जितनी पॉसिबल हो सके वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए, फुल मार्क्स अगर आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे कम यहाँ पे परसेंटेज स्कोरिंग रही, इससे हमें ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग भी पता पड़ता है, यही आपको करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जब, और हम पेपर 1 का आप चाहें तो ये डिटेल एनालिसिस आप ध्यान से देख सकते हैं। नॉट अटेम्प्टेड, इतने सारे बच्चों ने पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को 1,30,000 बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। फिर फुल मार्क्स कितने बच्चों को मिले, पार्शियल मार्क कितने बच्चों को मिले क्वेश्चन वाइज, रॉन्ग आंसर कितने बच्चों का रहा क्वेश्चन वाइज। आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे ट्रिकी सवाल कौन से रहे होंगे, रॉन्ग ऑप्शंस परसेंटेज देख के। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम आगे पेपर 2 के एनालिसिस में। ये एनालिसिस और शॉकिंग करने वाला हमें मिलता है। देखिए कैसे, सिंगल करेक्ट में एवरेज जो डेटा है, यहां पे देखिए फोर्थ में आपको सबको मार्क्स बोनस हो चुका था, फोर्थ क्वेश्चन तो सबको मार्क्स थे। एवरेज परसेंटेज अगर फोर्थ को हटा दें तो सिंगल करेक्ट में था 21.2%। आगे बढ़ते हैं, मोर देन वन करेक्ट का एवरेज परसेंटेज था 29%। बच्चे यहाँ पे एटलीस्ट एक नंबर ला पा रहे थे। और एक और चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोरिंग बच्चे लेके आऊं ना, जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए, तो वो परसेंटेज 8-9% के आसपास ही रहेगा। ये वो बच्चे हैं पार्शियल मिला के जिनको नंबर मिले। देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल टाइप 1%, 0%, 8%, 1%, 10, 4, 3, 4।
मात्र 4% बच्चे ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकल टाइप में पेपर 2 में नंबर लेके आ रहे हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, ओवरऑल देखो कितने परसेंटेज बच्चों को पेपर 2 में मार्क्स मिले, वो पेपर 1 से कम है। ऐसा क्या हो गया पेपर 2 में कि नंबर ड्रॉप हो चुके हैं बच्चों? ये एक सोचने वाली बात है। यानी पेपर 2 में अगर हम देखें, कंप्लीट एनालिसिस देखें, तो जिन बच्चों ने गलतियां की वो परसेंटेज भी बढ़ चुका है। पेपर 2 में गलतियां ज्यादा हो रही हैं। पेपर 2 में ऑन एवरेज स्कोर कम लेके आ रहे हैं बच्चे। ऐसा क्यों? सोचिए जरा। ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये था पेपर 2 का 9th सवाल। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ 1% बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ 1% बच्चों को स्कोर मिला है। क्या ये इतना कठिन सवाल था कि मात्र 1% बच्चे लेके आएंगे इससे नंबर? आओ देखें। यहां पे अगर हम गलतियां देखें तो 1,50,000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली इस सवाल को गलत कर चुके थे। क्या ये सवाल इतना कठिन था? आइए समझते हैं। ये सवाल ट्रिकी जरूर था। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया था जिसको चार्ज क्यू था। कंडक्टिंग में हमें पता होता है कि जो भी चार्ज है बेटा, वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा। स्फीयर को रोटेट किया है एक्सिस पे, मास जो है वो पूरे स्फीयर में आता है। वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताइए। देखो बच्चों, अगर चार्ज और मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती तो ये आपका Q/2m यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर आ जाता था। ये हमेशा होता था, बच्चों को याद भी था ये। बच्चों ने सोचा अल्फा Q/2m पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू 1 टिक करके आ गए। लेकिन क्या वो बच्चा यहाँ पे आके सॉल्व नहीं कर सकता था? 1% बच्चों को स्ट्राइक हुआ, ये कंडक्टिंग लिखा है। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकता। यहाँ पे पेपर 2 में और भी कोई चीज हो रही है जिससे बच्चे सही सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हॉलो स्फीयर मान के हम कर सकते थे m/QL m/L इक्वल टू Q/2m में हम हॉलो स्फीयर की वर्किंग कर लेते हैं। m इक्वल टू Q/2m इंटू L, और L को I ओमेगा में हॉलो स्फीयर का आप यहाँ पे mr² ओमेगा ले लीजिए। 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का। तो ये देखिए 2m कट गया, आपको यहां से मिला Q/3 r² ओमेगा। इस पे आए तो एंगुलर मोमेंटम इसका I ओमेगा, यहाँ पे मास पूरे वॉल्यूम में है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ओमेगा। अब देखिए जब आप इसका m और l का रेशियो लेते हैं तो m/l रेशियो क्या आता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस, r² ओमेगा कट जाएगा, Q/3 डिवाइडेड बाय 2/5m, इट कम्स आउट टू बी Q5/2m/3। इससे आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा आ गया बेटा 5/3 यानी 1.67। अब बताओ क्या ये इतना डिफिकल्ट था कि 1.5 लाख बच्चे इसे गलत करके आए? नहीं, यहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं जो आपको रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी ध्यान में देखेंगे। ये ग्राफ भी अब समझना है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स स्कोर, ये सारे क्वालिफाइड बच्चे जो थे उनका मार्क्स का फिजिक्स का ये डेटा है। नेक्स्ट अलॉटेड स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है उन बच्चों को जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ, उनका ये डेटा है। अब ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इस रेंज में हैं, 15 से 35 के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आपको दिख रहे हैं। ये क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे ये क्लस्टर 25 से 50 के बीच में आ जाता है। आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्वालिफाइड से अलॉटेड में जाना चाहता हूं तो यहाँ पे इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो रहा है 15-20 नंबर से। 15-20 नंबर के डिफरेंस ने क्वालिफाइड से अलॉटेड स्टूडेंट बना दिया। ये 15-20 नंबर कहाँ डिफरेंस आ रहा है मैं बताता हूँ।
ये आ रहा है पेपर 2 में। बहुत सारे बच्चे 6 घंटे तक पूरे अलर्ट रहने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्टेमिना नहीं होता है, रीडिंग स्पीड नहीं होती है, मेंटल टायर्डनेस हो जाती है। उस कारण से भी हम सही सिलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं लगा पाते हैं, गलत सवालों को सिलेक्ट करके उनमें ज़्यादा टाइम बिता देते हैं और फिर थक जाते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग पेपर 2 में कमज़ोर हो जाती है। बच्चों ध्यान से रखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं जो पेपर 2 में आपको डिक्रीज कर सकते हैं। ये भी होता है कि पेपर 2 टफ आ जाता है, बट आपने देखा इतना टफ तो नहीं था ये सवाल कि 1% बच्चे सिर्फ इसमें स्कोर ला पाए। यानी हमें अगर टॉप करना है, सीट अलॉटमेंट वाला कैंडिडेट बनना है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो ब्रेक टाइम है उसे मैं अच्छे से यूज करूंगा। ब्रेक टाइम में बच्चों मैं बहुत अच्छे से यूज करूंगा, एनर्जी को मैं है ना रिलैक्स रखूंगा। आप पेपर डिस्कशन में नहीं जाएंगे। पेपर 1 आप कभी भी ये सोचे कि बहुत अच्छा जाएगा, देखिए 40 से 50% नंबर आ जाते हैं अगर, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी 16 में से सिर्फ 7, 8, 9 सवाल सही हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब आप वो पेपर दे के निकलते हो तो आपको कभी अच्छा नहीं लगता कि आपने सिर्फ आधा पेपर अटेम्प्ट किया या आधा ही स्कोर हुआ। बाद में एनालिसिस से समझ में आता है कि वो पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन उस टाइम आप ये जज नहीं कर पाओगे। यानी अगर आप इस लूप में गए कि पेपर 1 कैसा गया है, पेपर 1 का डिस्कशन मोड में चले गए, ये तो आपका पेपर 2 खराब जाने के चांसेस हैं। तो ब्रेक टाइम में पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मेंटल पीस स्टेट में रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, पेपर कभी भी स्टार्ट करेंगे तो आप पहले पेपर का पैटर्न देखिए। पेपर में इजीएस्ट कैटेगरी के सवाल ढूंढिए। पेपर में जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन क्वेश्चंस का ध्यान रखिए। जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। जिनमें पैटर्न इजी हो जाए, जैसे हमने देखा मैच द कॉलम विद ऑप्शंस इज एन इजियर पैटर्न, वो पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर हम आते हैं, आपने स्कैन करा पेपर, उसके बाद सिलेक्शन रिजेक्शन स्ट्रेटजी। पेपर स्कैनिंग के टाइम आप एक स्ट्रेटजी बनाना चालू करेंगे कि मैं किन सवालों को पहले करूंगा, किन सवालों को रिजेक्ट करूंगा। कुछ सवाल मैं राउंड 1 में सिलेक्ट करूंगा, उन्हें करूंगा। कुछ सवाल मैं राउंड 2 के लिए रखूंगा। कुछ सवाल मैं आउटराइटली सोच लूंगा ये करने ही नहीं है, उससे टाइम बचेगा और एक्यूरेसी आप बढ़ा पाएंगे। तो सिलेक्शन रिजेक्शन स्ट्रेटजी का ध्यान रखिएगा, अपना इमोशनल कंट्रोल रखिएगा एग्जाम के आखिरी मिनट तक। यस, बहुत अच्छा हो जाए कुछ तो खुश नहीं होना है, और बहुत खराब हो जाए कुछ तो दुखी नहीं होना है। ये मैराथन एग्जाम है, आखिरी मिनट तक आपको लगे रहना है। आपने देखा कैसे दोनों पेपर मिला के अगर आप एक सब्जेक्ट में 15-20 नंबर ज्यादा ले आएंगे तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। पेपर 2 यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है रैंक का, तो वो रैंक का सेपरेशन आपको ध्यान रखना है। आप ऊपर ही जाएं, नीचे ना जाएं। और मल्टीपल राउंड्स में पेपर देंगे, अलर्ट रखेंगे, अपना फोकस मेंटेन करेंगे आखिरी मिनट तक, और वी विल बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। बच्चों ध्यान से समझना ये बात, कभी भी पेपर पैटर्न बदला जा सकता है, मार्किंग स्कीम बदल ली जा सकती है, कुछ सरप्राइज आने की संभावना है। अगर आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आप मेन एग्जाम में घबराएंगे नहीं, रिलैक्स रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे और उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बॉडी क्लॉक को ट्यून कर लीजिए ताकि आपके ब्रेन का पीक परफॉर्मेंस आपके एग्जाम पैटर्न में हो। तो जल्दी उठिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करिए, तैयार होइए, एक छोटा सा स्टडी सेशन करिए, ब्रेक लीजिए। 9 से 12 आप एकदम फोकस स्टडी करिए, हाई फोकस स्टडी करिए, सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। और बच्चों अगर आप जिस दिन मॉक दे रहे हैं इसी टाइम स्लॉट में मॉक दीजिए। आप क्यूजर के टेस्ट भी इसी टाइम स्लॉट में, AYJR भी इसी टाइम स्लॉट में, वो आप इसी टाइम स्लॉट में दीजिए। फिर ब्रेक लीजिए, लंच करिए, थोड़ी देर आराम करिए, फिर 2:30 से 5:30 फिर से हाई फोकस स्टडी करिए। और जिस दिन आप मॉक दे रहे हैं सेम टाइम स्लॉट में मॉक दीजिए। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता करिए, फिर आप 7 से 10 फिर से एक और स्टडी सेशन करिए, फिर डिनर करिए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताइए और जल्दी सो जाइए।
आप ऐसे बिहेव कीजिए जिस दिन आपका एडवांस होने वाला है ठीक उसी दिन। और बच्चों, जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये सब होने वाला है, कंप्लीटली सक्सेसफुल जर्नी होने वाली है, ये पूरी मेहनत सफल होने वाली है। ये मैनिफेस्टेशन करिए, इस तरीके का एक विजन बोर्ड बनाइए। जब आपको आईआईटी में जाके डिग्री मिल रही थी, ये डिग्री सेरेमनी है हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी आईआईटी बॉम्बे की, आपके पेरेंट्स होंगे उस सेशन में, उनके सामने आपको डिग्री मिलेगी। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। इसी विश्वास के साथ कमेंट करिए, पेपर फोड़ना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको अपना ड्रीम आईआईटी मिले। इसी के साथ कमेंट करिए, पेपर फोड़ना है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।